गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे बड़ी आंत से। ठीक है, तो बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर मीटर होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो बता दी थी ना तुम लोगों को कि हमारा जो पाचन संस्थान होता है उसमें सबसे लंबा कौन होता है, तो छोटी आंत होता है जो कितना लंबा होता है, एक साड़ी ही याद रखो कि 6.5 मीटर जितना लंबा रहता है। ठीक है, यहाँ पर फिर देखो बड़ी आंत के बारे में होता है, ये तो 1.5 मीटर लंबी रहती है, मतलब ऐसे घुली मिली रहती है नली जो कि दिखाई नहीं देती है। इसके निचले हिस्से में 8.10 सेंटीमीटर हिस्सा लटकता रहता है, अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स में तो छाले हो जाते हैं, सब बोला जाता है ना। ये याद रखना, कभी कभी अपेंडिक्स में सूजन आ जाने के कारण इनका आकार बढ़ जाता है, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाता है। मतलब वही ऑपरेशन करके क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब देखो ये लटकते रहता वाली बात हो रही ना, तो ये ऐसा, और इन्हीं में जब हम उल्टा सीधा खा लेते हैं ना तो सूजन पड़ जाती है, और उसके बाद में इसी को ऑपरेशन के थ्रू क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, फिर देखो बड़ी आंत का भाग दाहिनी ओर सीधा ऊपर जाता है। दाहिनी भाग मतलब क्या होता है, ये वाला भाग। ठीक है, तो ये पूरा सीधा के ऊपर जाता है। दूसरा आड़ा भाग कोलन ट्रांसवर्स होता है, ये वाला कोलन बोला जा रहा है कि ट्रांसवर्स होता है। यह यकृत तक जाकर बाईं ओर मुड़ जाती है। यकृत मतलब ये वाला पार्ट जुड़ा रहता है तो इस तरफ मुड़ जाता है, बाईं ओर लेफ्ट तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, दूसरा आड़ा भाग कोलन कहलाता है। तीसरा निचला भाग अवरोही कोलन कहलाता है, मतलब इस तरफ वाले भाग को, मुड़े वाले भाग को बोल रहे हैं। ठीक है, इसके आगे बड़ी आंत एक नलिका का रूप ले लेता है, मतलब कि इधर से बता रहे हैं। ठीक है, नलिका का रूप ले लेता है और ये मलाशय द्वारा एनस कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, एनस, और इसे मलाशय रेक्टम भी कहते हैं। बड़ी आंत की दीवार परतों की बनी होती है, किसकी किसकी, तो यहाँ पर देखो सीरम होता है, सीरस होता है, झिल्ली की बाहरी परत, पेशी परत होती है, संयोजी ऊतक की परत और म्यूकस झिल्ली का स्तर रहता है। इन सब के बारे में बता रहा है। ठीक है, बड़ी आंत में पानी का अधिकांश भाग शोषित कर लिया जाता है, जो शेष पदार्थ बचता है वह मल कहलाता है, मतलब छन जाता है, इस टाइप का बता रहा है। बड़ी आंत में बचे अवशिष्ट पदार्थ को गाढ़ा तरल तैयार हो जाता है भोजन से। सेल्यूलोज जैसे ही अपचित पदार्थ भी इनसे होते हैं। कीटाणु की क्रिया के कारण मल में दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कीटाणु अनपचे रेशों पर अपनी क्रियाओं द्वारा विटामिन के तथा विटामिन बी का निर्माण करते हैं। इन विटामिनों का अवशोषण भी बड़ी आंत में होता है। आंत में स्नायुओं के आकुंचन के कारण मल आगे ढकेलता है, शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, मतलब की बात किसकी हो रही, तुमको समझ आ रहा है। अब कभी कभी आमाशय और आंत के संकुचन के प्रसरण की क्रिया मंद हो जाती है, मतलब धीमी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में कब्ज हो जाता है, मतलब वही पेट साफ नहीं होता, जिसको कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। ठीक है, कई बार इसके ठीक के विपरीत अपचा भोजन धकेल दिया जाता है, इसे अतिसार, मतलब जिसको लूज मोशन होता है उसको अतिसार कहते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर का ये पार्ट है यकृत। यकृत को बोलते हैं लीवर। ये भी याद रखना कि हमारा जो शरीर है, मनुष्य का शरीर, उसमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ना, वो कौन सी होती है, यकृत होती है। ठीक है, इसको बहुत सारा नाम है ना, इसको जिगर भी बोलते हैं, इसी को जिगर बोलते हैं। ठीक है, इसी को जिगर बोलते हैं, इसी को लीवर बोलते हैं, इसी को यकृत बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम तुम लोग बहुत अच्छे से याद रखो। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये देखो आ गया। इसका रंग कत्थे जैसा होता है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। लंबाई में 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 15 सेंटीमीटर रहती है। यह उदर गुहा की दाहिनी और श्वास पटल के बीच उसी संलग्न है, परंतु इसका कुछ भाग बाईं और थोड़ा सा ढककर इसका ऊपरी भाग चिकना होता है। तुम लोग को बोली थी ना लायक पिछली बारी की इसको समझाओ यकृत को, तो पूरा छाप के लेके आ गए थे। लिखना तुम लोग 10 पेज का आंसर अपने क्वेश्चन आंसर में। बार बार समझाती हूँ कि जितना हो सके उतना शॉर्ट करके आंसर को लिखा करो, समझ रहे हो। यकृत एक खड़ी कोष्ठ दरार से 2 भागों में बढ़ जाता है, ये वाली बात को बोल रहे हैं। ठीक है, देखो 2 भागों में बढ़ गया। यह अष्टकोण आकार की पेशियों से बना होता है। इन दोनों भागों के बीच नीचे की ओर बैंगन के आकार का स्नायु थैली रहती है, मतलब इन सबको बोल रहा है बैंगन के आकार की स्नायु थैली रहती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय। याद रखना गॉल ब्लैडर कहते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में भी नाम याद रखना। इस थैली में यकृत तैयार हुआ पित्त इकट्ठा कर लिया जाता है, मतलब इसी थैली में जो ये हमारा यकृत है बाइल तैयार करता है, वही इसी को करते हैं। ठीक है, यकृत छोटी नलिकाओं पित्तरस यानी एक यकृत नली में जाता है और पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है, मतलब इस भाग में इकट्ठा हो जाता है ना। एक दिन में
डेढ़ क्या है 1.5 किलोग्राम से 3/4 किलोग्राम तक पित्तरस तैयार होता है। यह पाचन हेतु पित्त नली द्वारा पक्वाशय में पहुंचता है, मतलब कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, बता रहे हैं। ठीक है, यकृत के निम्न पृष्ठभाग की कोष्ठ दरार में यकृत की धमनी और कोष्ठ शिरा दोनों पहुंचती है और वहीं से यकृत नलिका बाहर निकलती है। यकृत धमनी द्वारा यकृत को शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। कोष्ठ शिरा जठर आंत, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि यकृत धमनी द्वारा यकृत को शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है, मतलब कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ पहुंचाया जाता है? हमारी लीवर में, मतलब कि यकृत में। सॉरी यार लड़ कोष्ठ शिरा जठर में बता रहा, स्टमक मतलब हमारा जो पेट रहता है ना, वहाँ पर बता रहा है। ठीक है, जहाँ पर वो खाना पचने का काम करता है। आंत में स्वाद पिंडु, मतलब स्वाद वाला भाग रहता है, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। ये ग्रंथियाँ हैं ना हमारे पेट के अंदर पाचन संस्थान की, और प्लीहा को एस्प्लिन कहते हैं। आदि अवयवों में अशुद्ध रक्त क्या करता है? संचित करता है। इसमें भोजन रस भी रहता है। इन दोनों रक्त वाहिनियों में, मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नलियाँ, पाइप रहती है, उसी को रक्त वाहिनी कहते हैं। यकृत में जाने पर उनकी बारीक बारीक शाखाएं होती है, जैसे पेड़ में वो होती है ना, वैसी जिनमें यकृत में केश वाहिनी का जाल तैयार हो जाता है। इसी तरह यकृत की पेशी में रहने वाली पित्त केश नलिका यकृत में बनने वाले पित्तरस को भी जमा करती है। इस प्रकार अपेक्षाकृत कम अशुद्ध रक्त यकृत शिरा द्वारा अधोमहाशिरा में पहुंच जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में होता है यकृत के कार्य। क्या है? यकृत के कार्य क्या होते हैं? तो यकृत के सूक्ष्म कटे हुए भाग को लेकर यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए, सूक्ष्म कटे हुए भाग को क्या करता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाने पर पता चलेगा कि यकृत असंख्य बहुकोणाकृत, मतलब इसमें बहुत सारे कोण बनते हैं, पेशियों का बना होता है। यकृत पित्तरस बनाता है, जो भोजन में स्निग्ध, मतलब चिकना करने के काम करता है, पचाने में हेल्प करता है, शोषण में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त रेचक भी होता है। लैक्सिटी मतलब वो खींचने तनने वाला ना, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये याद रखना, जो सबसे ज़्यादा जो शराब वगैरह जो पीते हैं ना, उनका लीवर इफेक्ट होता है, मतलब कि ये जिगर खराब हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, मतलब कि खराब होने लगता है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, पाचन इंद्रियों, मतलब पाचन इंद्रियों के द्वारा शोषण की गई ग्लूकोज नामक शर्करा कोष्ठ शिरा से यकृत में जाती है। यकृत ग्लाइकोजन नामक पदार्थ बनाता है, मतलब सब पचाने का काम कर रहा है और लिक्विड बनाते जा रहा है, जिसको ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाता है, तथा ग्लाइकोजन यकृत में जमा रहता है। जब भी शरीर को उष्णता शक्ति की ज़रूरत होती है तब उसे धीरे धीरे ले लेते हैं, मतलब वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, ग्लूकोज बनाकर रक्त मार्ग द्वारा शरीर से पहुंचाया जाता है। शरीर के विभिन्न घटक पेशियां नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बने होते हैं। जब वे नष्ट हो जाते हैं तब उसमें से मूत्र या मूत्राशय नामक अवशिष्ट पदार्थ यकृत में ही बनता है, बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये त्वचा और मूत्रपिंड के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। यह भोजन के साथ आंत में पहुँचते हुए विषैले पदार्थों को नष्ट करता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में अगर हम कुछ खाते हैं और अगर कोई विषैला पॉइजनेट चीज़ बन जाती है हमारी बॉडी में, तो उसको ख़त्म करने का काम करता है। यह लौह तत्वों का संग्रहण कर, मतलब कि इकट्ठा कर रक्त के लाल कण हीमोग्लोबिन का निर्माण में सहायक होता है, मतलब हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है उसको बनाने में हेल्प करता है। यकृत भोजन के कैरोटीन, मतलब पीले पदार्थ जो रहते हैं, तो जैसे जीवन विटामिन ए की सूर्य किरणों से विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। यकृत पित्त रस बनाता है, जो चिकने पदार्थों के पाचन में मदद करता है। यह ग्रहणी में भोजन को सड़ने से रोकता है। एक ग्रहणी नहीं होगा, ग्रसनी होगा, मेरे चलो देखते हैं, नहीं ग्रहणीच होगा। ठीक है, यह हिपैरिन का स्त्राव करता है, जो रक्त की राखियों में जमता नहीं है। हिपैरिन क्या करता है, जो हमारा ब्लड है ना उसको बहने से रोकता नहीं है, मतलब कि अगर आप सोचो कि हमारे शरीर में कहीं पे भी अगर ब्लड जम जाएगा ना, तो हम वहीं पर हैमरेज से मर जाएंगे। इसलिए ये हिपैरिन बनाता है, स्त्राव करता है, मतलब बहने देता है, जिसकी वजह से जो खून है वो कंटिन्यूस क्या होते हैं, बहते रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को पैंक्रियास पढ़ाऊंगी, अग्नाशय। ओके बाय।